लेकिन आपकी ज़्यादातर वीडियोज़ में हमने देखा है कि आप एलोपैथी के सिर्फ शायद बुराइयाँ ही बताते हैं, कमियाँ ही बताते हैं। कुछ ऐसे एलोपैथी की अच्छाइयाँ भी बता सकते हैं ऑडियंस को, जो शायद कुछ अच्छी भी हैं एलोपैथी में? अच्छा, सिर्फ इतना है कि मान लो किसी को कोई गोली लग गई, एक प्रश्न बहुत छोटा सा, वैसे तो आपको डॉक्टर्स, एक बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट ऑथर, बहुत सारे टाइटल्स हैं। एक वाक्य में अगर हम जानना चाहें तो कौन है डॉक्टर BRC? देखिए, इंसान, पहले तो हमें इंसान नहीं बनना चाहिए। इंसान हम बनना तब मानेंगे जब हम आज़ाद हों, एक आज़ाद इंसान, ऐसा पहचान अगर हो तो ज़्यादा अच्छा है। जी, बहुत सारे लोगों के दिलों में आप बसते हैं क्योंकि आप उनकी जीवन परिवर्तन करने में उनकी सहायता करते हैं, और मैंने भी खुद व्यक्तिगत तौर पर मैंने अनुभव किया है। तो आपको दो तरह के लोग ज़्यादातर यूट्यूब पर, सोशल मीडियाज़ पर देखते हैं। एक वो जो आपको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, एक वो जो बहुत ज़्यादा आलोचना भी करते हैं। उन्हें सही गलत से कुछ मतलब नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कि वो सिर्फ आपके नाम से ही वो गलत सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे आलोचकों को अगर कुछ कहना चाहें तो उनको भी 2 शब्द हो जाएं सर। देखिए, जो आलोचना करते हैं तो वो कहीं ना कहीं क्लियरली बात है कि वो मेडिकल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, वहीं से उनका दाना पानी चलता है। उन लोगों को मैं बोलना चाहूँगा, मान लो जो भी बोलते हैं ऐसा, उनका खुद का बच्चा जब बीमार पड़ेगा, ऐसा भगवान ना करे कभी हो, तो आप भी तो चाहेंगे ना कि आपका बच्चा जल्दी ठीक हो जाए, राइट? तो जिस तरह से आप अपने बच्चे के लिए चाहेंगे, अपने परिवार के लिए चाहेंगे, वैसे सभी का परिवार है। आप बिज़नेस करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बिज़नेस के नाम पे किसी को लूटें, जान और माल का नुकसान करें, गलत राय दें, ताकि और जिससे उस बच्चे उस इंसान का भविष्य ख़राब हो जाए हेल्थ वाइज, तो ये कोई एक अच्छे इंसान का काम नहीं हो सकता। और ऐसा काम जो भी करेगा, भगवान देख रहा है, कभी ना कभी आपको भी उसका फल चुकाना ही पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि जो भी कर्म आपने किए उसका फल आने वाले जनरेशन चुकाए। तो आप ह्यूमन बन जाएं तो आपको बहुत शांति से नींद आएगी। शांति से नींद आएगी तो नींद एक ऐसी चीज़ है जो कोई आराम से खरीद नहीं सकता है। अच्छा काम करेंगे तो अच्छी नींद आएगी। जी। एक प्रश्न बहुत बार दर्शकों के मन में आता है, क्योंकि जिस तरह से बहुत सारे दर्शकों ने आपकी सेमिनार सुनते हैं, आपकी बातें सुनते हैं, तो एटलीस्ट एलोपैथी से तो वो दूर हो गए हैं, लेकिन अब एलोपैथी से जब वो बचते हैं तो और भी बहुत सारी भारतीय पद्धतियाँ भी हैं, चाहे वो आयुर्वेदा ले लीजिए, होम्योपैथी ले लीजिए। बट जो आपका कॉन्सेप्ट अब तक मुझे समझ में आया है कि आप कहते हैं कि नो मेडिसिन नो डॉक्टर, आप खुद के ही खुद डॉक्टर हैं और आपका खाना ही आपकी दवाई है। लेकिन अगर हम आयुर्वेदा की या होम्योपैथी की बात करें तो बेशक वो प्राकृतिक या भारतीय पद्धतियां हैं, लेकिन वो भी ये माइंडसेट करती हैं कि यदि आप बीमार हो रहे हैं तो ये विशेष प्रकार की कुछ ट्रीटमेंट आप ले लीजिए, तभी आप ठीक होंगे। तो जिस तरह से एलोपैथी में बहुत सारी कमियां हैं, क्या आपको लगता है कि भारतीय कुछ पद्धतियों में भी सुधार की आवश्यकता है या उनमें कुछ कमियाँ हैं? देखिए, भारतीय पद्धति, मान लो वो आयुर्वेद की बात करें, नेचुरोपैथी की बात करें, इनमें सुधार की कंटिन्यूस ज़रूरत है ही है। सुधार के लिए व्हाट वी कॉल एज इंटीग्रेटेड मेडिसिन। सारी पैथी अच्छी होती है, मैं मानता हूँ हर पैथी में कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होता है। मान लो किसी का हाथ टूट गया तो हाथ को सही जगह पे रखना, ये भी एक पैथी है, राइट? किसी का अगर मान लो कोई कट लग गया एक्सीडेंटली तो उसको जोड़ना, ये भी पैथी है, जिसे हम एलोपैथी बोल सकते हैं। तो हर पैथी की कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ है, उन स्ट्रेंथ को आप जोड़ के व्हाट वी कॉल एज इंटीग्रेटेड मेडिसिन। अब उसका ज़माना आ गया है, जिसका जो अच्छा है वो ले लो। लेकिन सिर्फ अगर एक चीज़ अच्छा है, बाकी 99 चीज़ें बुरी हैं, तो वो पहचान करना और उसको अलग करना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सुधार की ज़रूरत है, हर चीज़ को, पैथी को कंबाइन करने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल सही वैसे एक बात कहा, लेकिन आपने आप ही की बात पर मैं आधारित एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि अभी आपने कहा कि मतलब जो पैथियाँ एक्चुअली में सभी ठीक हैं, लेकिन जो सही है उसको आप अपना लीजिए। तो वैसे भी कहा गया है कि हर एक चीज़ के बहुत सारे डिसएडवांटेज होते हैं, तो कुछ लाभ भी होते हैं। लेकिन आपकी ज़्यादातर वीडियोज़ में हमने देखा है कि आप एलोपैथी के सिर्फ शायद बुराइयाँ ही बताते हैं, कमियाँ ही बताते हैं। कुछ ऐसे एलोपैथी की अच्छाइयाँ भी बता सकते हैं ऑडियंस को, जो शायद कुछ अच्छी भी हैं एलोपैथी में? अच्छा, सिर्फ इतना है कि मान लो किसी को कोई गोली लग गई बाहर से, तो उस गोली को निकालना, बहुत खून बह रहा है तो उसको सील देना, हड्डी टूट गई तो उसको वहीं लगा देना। जोड़ेगा आपका बॉडी खुद ही, लेकिन उसको कहाँ पे फिट करे ताकि वो जोड़ने में आसान हो, वो करेगा। किसी को बहुत पेन है तो पेन को टेम्पररी रिलीफ दे देना। ये कुछ बातें हैं जो एलोपैथी है, वैसे इसी पे वो टिका है। इसके बहाने बहुत सारी और चीज़ों को बेचना शुरू कर दिया है, वो दिखा के देखो ये भी अच्छा है तो ये भी कर लो, तो ये गलत बात है।
जी, जब भी आपकी डीआईपी डाइट की बात होती है तो अभी ज़्यादातर दर्शक सब समझ चुके हैं कि डीआईपी डाइट का मतलब क्या और सारी चीज़ लेते हैं, लेकिन कुछ बीमारियों में शिकायतों की मैं कमेंट बॉक्स में देखता हूँ, वहाँ पर भी लोग सवाल पूछते हैं और प्रश्न सामने ये आते हैं कि जिस तरह से एलोपैथी में अलग अलग बीमारी के लिए उन्होंने अलग अलग दवाइयाँ बनाई होती हैं, तो मरीजों का ज़्यादातर कॉन्सेप्ट ये रहता है कि उनको कैंसर के लिए अलग डीआईपी डाइट चाहिए होती है, या उनको सीओपीडी की प्रॉब्लम्स है, या अलग अलग हार्ट की कुछ प्रॉब्लम है। तो क्या हर बीमारी के हिसाब से हमें डीआईपी डाइट भी कस्टमाइज़ करनी चाहिए, या डीआईपी डाइट में ऐसा कुछ नहीं है, सभी बीमारियों के लिए एक ही डाइट काफ़ी है? थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन है, 10%, 90% तो सेम है। आपको कुछ कस्टमाइजेशन नहीं करना, पहले तो वही फॉलो कीजिए जो आपको पता है। लेकिन जो एडवांस पेशेंट्स हैं, टर्मिनली इल पेशेंट हैं, उनके लिए थोड़ा बहुत कस्टमाइज की आवश्यकता पड़ती है। उसके लिए हमारे लिंकन यूनिवर्सिटी के कोर्सेज हैं 3 महीने का मेडिकल न्यूट्रिशन का, वो आप कर लेते हैं, या जिन्होंने किया तो उनको समझ आ जाता है, तो आपको फिर मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं। या फिर आप coronakaal.tv में जाएंगे तो वहाँ पे छोटे छोटे वीडियो बनाए हैं, थायराइड में क्या कस्टमाइजेशन करना है, डायबिटीज़ में क्या करना है, वो वीडियो देख लेंगे तो अपने आप ही उसमें भी आ जाएगा ज्ञान। जी, जी, बिल्कुल। तो बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो पहले तो आपसे उन्होंने सीखा है, और लेकिन अब वो ज्ञान को अपने पास न रख करके दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं। बहुत सारे नाइस एक्सपर्ट बनने के लिए भी बहुत सारे इच्छुक रहते हैं, 22 एक्सपर्ट बनने के लिए इच्छुक रहते हैं, पर उनका कुछ प्रश्न ये छोटा सा रहता है कि हमने डॉक्टर BRC सर की टीम से बात की, हम नाइस एक्सपर्ट बनना चाहते थे, लेकिन चूँकि हम कोर्स कर नहीं सकते, हमारे पास फीस नहीं है, अफोर्डेबल नहीं है, लेकिन हमारे पास ज्ञान है जो डॉक्टर BRC सर की वीडियो से ही हमने सीखा है। तो क्या अगर उनको नॉलेज काफ़ी है कि वो किसी मरीज़ को ठीक कर सकते हैं, तो बिना सर्टिफिकेट के क्या वो नाइस एक्सपर्ट या 22 एक्सपर्ट बन सकते हैं? देखिए, ठीक करने के लिए कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं, ठीक करने के लिए नॉलेज की ज़रूरत है। पहले तो अपने आप को ठीक कीजिए, अपने परिवार को ठीक कीजिए, अपने दोस्तों को ठीक कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा थोड़ी बहुत कि किस तरह से हैंडल करना है। उसके बाद बाकी लोगों में भी ये प्रचार कीजिए। ठीक करना कोई मोनोपोली किसी सर्टिफिकेट का, किसी डॉक्टर का, किसी खास कम्युनिटी का कभी नहीं होना चाहिए। हर एक के पास ये राइट होना चाहिए कि अपने आप को ठीक कैसे करें, अपने जिनको आप प्यार करते हैं उनको कैसे ठीक करें। तो मैं तो यही मानता हूँ। लेकिन दुनिया सर्टिफिकेशन की है, दुनिया ऐसा नहीं भी मानती है, तो दुनिया बोलेगी पहले आप सर्टिफिकेट दिखाओ तो ही मैं आपको अलाउ करूँगा कि आप मुझे ठीक करें। तो उस तरह के लोगों को भी अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो वो तो सर्टिफिकेट से ही कन्विंस होते हैं, तो उनके लिए सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है, नहीं तो वो उनको ठीक करने से आप वंचित रह सकते हैं। इतनी सी बात है। अदरवाइज़ मैं नहीं समझता किसी को सर्टिफिकेट की आवश्यकता है अगर किसी को कोई ठीक करना चाहता है तो। चलिए, एक कुछ आखिरी के 1-2 सवाल और पूछना चाहूँगा, थोड़ा सा वक्त तोल लूँगा कि ये जो फार्मा कंपनियों का अपना षड्यंत्र है, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है और करते आ रहे हैं। एक और षड्यंत्र जिसका नाम हम आजकल सुनते हैं, बैंकों का मायाजाल। एक दर्शकों का कहना था कि इस टॉपिक पर डॉक्टर BRC सर की थोड़ी स्पीच हमने कम सुनी है, उनका क्या कहना है बैंकों के मायाजाल के बारे में? जी सर। देखो, ले दे के तो सब पैसे का खेल है अल्टीमेटली। बैंकों का मायाजाल, क्योंकि अल्टीमेटली बैंक इज दैट कंट्रोल्स योर मनी, वही आपके मनी का संरक्षक है अगर बोले तो। लेकिन उसके पीछे का भी एक और खेल है, और वो जो खेल है वो इतना बड़ा, इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसमें मेरी जानकारी बहुत ही लिमिटेड है, ना के बराबर है। लेकिन उसके बहुत सारे और एक्सपर्ट्स हैं जो हमारे मित्र भी हैं, तो हम आगे कभी ऐसा भी हम कर सकते हैं कि उनको बुला के एक पूरा एक सेशन 2 घंटे 3 घंटे जिसमें सवाल जवाब इस तरह के हो सकते हैं, ताकि अल्टीमेटली आप पूरे ज़िंदगी में ज़्यादातर टाइम पैसे कमाने में लगाते हैं, तो आपका पैसा कोई लूट रहा हो, आप सोचते हैं बैंक में पैसा है तो सेफ ही होगा, जो कि है नहीं। बैंक तो आप अभी देख ही रहे हैं किस तरह की हालत हो रही है। तो ऐसे में अगर आपको बैंकों के पीछे का सच पता चल जाए तो आपका काम थोड़ा आसान हो जाए कि अपनी सुरक्षा करना, एटलीस्ट फाइनेंशियल सुरक्षा। तो उसके लिए ऐसे एक्सपर्ट्स जो हैं, जो उसके डेप्थ तक गए हैं और जो सालों साल तक इस पर अध्ययन किया है, जो हमारे कांटेक्ट में भी हैं, तो उनको कभी हम लाएंगे आपके चैनल पे और एक जॉइंट उनके साथ मिलकर एक वार्तालाप करेंगे। जी। वैसे बहुत सारे प्रश्नों की अभी लाइन है जो दर्शक भी जानना चाहते थे, मैं भी, लेकिन चूंकि समय का बहुत अभाव है, आप भी थोड़ी व्यस्त हैं। एक आखिरी प्रश्न के साथ मैं एंड करना चाहूँगा इस इंटरव्यू का। आपने एक खुलासा किया जो वीडियो सबसे पहले सामने आई कि जिस तरह से हम रक्तदान को महादान कहा जाता है और बहुत सेवा का भी भाव उत्पन्न होता है जब भी हम ब्लड डोनेशन करते हैं। आपने एक वीडियो लाए, आपने एक खुलासा किया कि रक्तदान महादान नहीं, मृत्युदान है। तो उसका हालांकि आपने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, क्यों, सारे एविडेंस भी दे दिए, लेकिन कुछ सवाल आते हैं कि कुछ सिचुएशन ऐसी हैं जिन सिचुएशंस में हम रक्तदान या हम रक्त दूसरे का ले सकते हैं, जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है सडनली, उसको ब्लड इतना ज़्यादा कम हो गया, तो क्या ऐसे केस में या इस तरह की कुछ और कंडीशंस हैं जिसमें हाँ रक्तदान भी पॉसिबल है और वो ठीक रहेगा? हीमोग्लोबिन अगर 3 से नीचे पहुँच जाए तब, जो कि बहुत रेयर केस में होता है, ब्लड फ्लो लॉस ज़्यादा हो गया, 3 से नीचे आ गया, 4 से नीचे आ गया, तब थोड़ा सा 2 यूनिट 3 यूनिट, उसके बाद डाइट से ही वो बॉडी ही खुद ब्लड बनाए। जब बॉडी में ब्लड बहुत कम हो जाता है तो बॉडी बड़ी तेज़ी से ब्लड बनाना शुरू कर देती है, बशर्ते आप एक पर्टिकुलर डाइट देंगे। तो आप देखिए, ग्रीन जूस
पालक का जूस है, राइट, पत्तों का जूस है, इसे बोलते हैं ग्रीन ब्लड। जब इस तरह के जूस पीते हैं ना तो बॉडी में उसमें ब्लड फटाफट बनता है। तो पेशेंट को थोड़ा सा मामूली सा 1-2 यूनिट ब्लड दिया, लेकिन फिर इस तरह के डाइट पे रखा। तो ये होना चाहिए राइट अप्रोच। लेकिन आप देखिए, मैं बोल रहा हूँ 3 हीमोग्लोबिन तो किसका जाता है, रेयर ऑफ रेयरेस्ट। लेकिन अभी आप देखिए किसी का हीमोग्लोबिन 7-8 भी हो तब भी उसको ब्लड चढ़ा देते हैं। तो ये एक आंकड़ा मैं दे रहा हूँ, इस तरह से कई सारे और आंकड़े दिए जा सकते हैं। जी जी, कुछ आखिरी शब्द ऐसे एक्टिव दर्शकों के लिए जो आपसे इतने ज़्यादा इंस्पायर हुए हैं कि आपके इस मिशन को बहुत दूर तक ले जाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि जिस तरह से उनकी ज़िंदगी आपकी वजह से बदल गई और लोगों की भी बदल पाए, तो ऐसे दर्शकों को उत्साह देने के लिए किस तरह से आपके मिशन को दर्शक लोग आगे तक ले जा सकते हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहें आखिर में सर? देखिए, पहला स्टेप है कि आप ये किताब पढ़िए। इसका मैंने अभी bishrup.com/1question में जाएंगे तो इसका फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे खुलासे मिल जाएंगे जो आपकी लाइफ बदल सकती है। तो इस किताब को पढ़िए, यहाँ से एक डायरेक्शन मिल जाएगा, ये पक्का है। थैंक यू।